पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था बाउंड्री कंडीशन टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए। इस वाले वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बाउंड्री कंडीशन जो कि हमारी नॉर्मल कंपोनेंट के लिए है। ठीक है, तो नॉर्मल कंपोनेंट के लिए जो हमारी बाउंड्री कंडीशन आती है, तो नॉर्मल कंपोनेंट तो समझ गए होगा ना भाई कैसा नॉर्मल कंपोनेंट। तो हमारी अगर ये सरफेस है, अगर ये हम एक सरफेस, इस तरह की एक सरफेस है, तो नॉर्मल कंपोनेंट कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का नॉर्मल कंपोनेंट होगा। तो इसको कहते हैं EN1, इसको कहते हैं EN2। ये हमारे दो नॉर्मल कंपोनेंट हो गए। हमने एक और बात कही थी कि भाई ये अगर ये मीडियम हमारा, ये मीडियम हमारा ER1 यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी उसकी बताई थी ER1 है, ER2 है, और ये मीडियम हमारा ER1 है, ER1 है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इस वाले केस में बहुत ध्यान से देखना है। इस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, उसमें हमने लाइन इंटीग्रल लिया था, यहाँ पे हम सरफेस इंटीग्रल की बात करते हैं। सरफेस इंटीग्रल की बात करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी सरफेस बनाते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये इससे बना रहे हैं हम लोग, तो तुम्हें लग रही होगी थोड़ी बड़ी, लेकिन ये बहुत छोटी सरफेस होती है। और इसकी जो हमारी ये जो लेंथ ले रहे हैं ना हम लोग, इस लेंथ को हम कहते हैं डेल्टा जेड। डेल्टा जेड, और डेल्टा जेड जो है हमारी, डेल्टा जेड जो है ना टेंडिंग टू ज़ीरो होती है, बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। ठीक है, ये हमारी है डेल्टा, डेल्टा वाई, और इधर होती है हमारी डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स हो गई, डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स हो गई, ये डेल्टा वाई हो गई। तो ये हमारी सरफेस बन के आती है। ठीक है, तो अब इस सरफेस का हम लोग सरफेस इंटीग्रल कर लेंगे, इस सरफेस का सरफेस इंटीग्रल कर लेंगे। तो जब सरफेस इंटीग्रल करेंगे ना, तो हमें जो मतलब E.dA कर लेंगे, और उससे हमें वैल्यू मिल जाएगी हमारे कंपोनेंट की, जो EN की बात करते हैं, मतलब एक रिलेशनशिप मिल जाएगा हमारे दोनों के बीच का। तो एज पर द मैक्सवेल्स इक्वेशन, तो मैक्सवेल की इक्वेशन क्या कहती है हमारा, हम इसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्लक्स डेंसिटी के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो D वेक्टर डॉट DS इज इक्वल टू Q, जिन लोगों को ये क्वेश्चन ना याद आ रही हो तो भाई हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E डॉट DS इज इक्वल टू Q, हट जा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंप्लिसिटी के लिए हमने इस तरह से लिख लिया है। अभी हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप आ जाएगा उसमें। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो जब हम सरफेस इंटीग्रल करेंगे तो हमें दो ही सरफेस मिलने वाली, क्योंकि हमारी डेल्टा जेड तो टेंडिंग टू ज़ीरो है। तो हमारी भाई डेल्टा जेड से हम जो डेल्टा एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वो ज़ीरो हो जाएगा, और डेल्टा जेड से जब हम लोग डेल्टा वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास जो दो सरफेस निकल के आती है ना, टॉप और बॉटम, यानी कि जो ये ऊपर वाली सरफेस निकल के आती है और एक नीचे वाली सरफेस निकल के आती है, तो इस सरफेस पे और इस सरफेस, इन ये टॉप और ये बॉटम, अगर वो डायग्राम बनाया हो कॉपी में तो उसमें देखना। तो चलो हम फिर से बना देते हैं। ये हमारा इस तरह का दिख रहा था, थोड़ा सा फिर से बना रहे हैं। तो टॉप और बॉटम, इसकी इसकी टॉप और बॉटम जो थी ना, ये हमारा डेल्टा जेड था, ये थी हमारी टॉप, और ये थी नीचे वाली इसकी बॉटम। इन्हीं सरफेस का हमारा सरफेस इंटीग्रल बचेगा, बाकी किसी सरफेस के लिए सरफेस इंटीग्रल नहीं बचेगा, क्योंकि हमारा डेल्टा एक्स जो था ना, डेल्टा जेड जो था ना, वो टेंडिंग टू ज़ीरो था। अब उसको जिससे भी तुम मल्टीप्लाई करोगे वो भी हमारी बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी और वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी जो सरफेस निकल के आती हैं वो आती है हमारी DN1 इंटू डेल्टा एक्स टाइम्स डेल्टा वाई। ठीक है, डेल्टा एक्स टाइम्स डेल्टा वाई माइनस DN2, तो कि उसमें हमारा एक तरफ से फ्लक्स इंटर कर रहा है, दूसरी तरफ से निकल रहा है, तो हम इसीलिए वो माइनस साइन आया है, टाइम्स डेल्टा वाई डेल्टा एक्स। ये कितना होगा, Q के बराबर। तो जब हम इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी DN1 माइनस DN2 इज इक्वल टू
क्यू अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। अच्छा, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, क्यू अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई क्या है? ये हमारा एरिया है, और क्यू अपॉन एरिया क्या होता है हमारा? रो। रो तो पहचानते होगे, रो होती है हमारी मतलब रो क्या होती है हमारी? एरिया की चार्ज डेंसिटी, ठीक है, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी रो होती है हमारी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में हमारा एक्सप्रेशन बन के आ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ये हमारी दूसरी बाउंड्री कंडीशन हो गई, dN2 इज इक्वल टू रो एस सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये हमारी दूसरी बाउंड्री कंडीशन आ गई। तो ये हमारी दो बाउंड्री कंडीशन है, तो इन्हें याद रखना कंडक्टर के लिए। तो हम अगर इन्हें कंबाइन करके जब लिखेंगे ना, तो हम इन्हें जब कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारा ई टेंजेंशियल प्लस ई नॉर्मल, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वो मीडियम में आ जाती है। तो हमें टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट के बीच का रिलेशनशिप मिल गया। अब हम इस रिलेशनशिप को लगा के जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं दो मीडियम के अंदर। तो हमने माना कि ये हमारा एक मीडियम है, इसमें हमारी जो परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी है वो ER2 है, और इसमें हमारी रिलेटिव परमिटिविटी ER1 है। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर पड़ रही थी, तो ये हमारा उसका EN1 सॉरी हाँ EN1 कंपोनेंट यानी कि नॉर्मल कंपोनेंट इस साइड R1 में ER1 में, और इसका ET1 हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो वैसे यहाँ पे हमारा एक कंपोनेंट आएगा EN2 और ET2। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिख सकते हैं, मतलब बाउंड्री कंडीशन लिख सकते हैं। तो जब न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, एक न्यूमेरिकल भी देख लेंगे कैसे करते हैं, तो उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये परफेक्ट कंडक्टर की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है, परफेक्ट कंडक्टर की बात कर रहे थे। तो उसमें ये हमारी बाउंड्री कंडीशन आती है, दो बाउंड्री कंडीशन आती है। तो पहली बाउंड्री कंडीशन हमारी क्या आई थी? तो पहली बाउंड्री कंडीशन हमने लिखी थी ET1 इज इक्वल टू ET2, या फिर हम लिखें D, मतलब D क्या होता था हमारा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। उस फ्लक्स डेंसिटी के फॉर्म में जब हमने लिखी थी तो हमारी DT1 अपॉन DT2 ये बराबर हुआ था हमारा एप्सिलॉन R1 अपॉन एप्सिलॉन R2। तो ये दो हमारी ये दो मतलब ये पहली हमारी बाउंड्री कंडीशन आई थी, ये पहली बाउंड्री कंडीशन थी, ये दो एक्सप्रेशन आए थे उसके। दूसरी बाउंड्री कंडीशन जो अभी हमने निकाली है कि DN1 माइनस DN2 इज इक्वल टू रो एस। ये दो बाउंड्री कंडीशन में निकाल लिए। इन बाउंड्री कंडीशन से तुम फर्दर कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। तो थैंक यू।